जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। और यह हमारा कंटिन्यू सीरीज है। इसमें पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कर लिया था, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा किया। अब आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं 13वां नंबर चैप्टर पे, कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल पे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हुए यह पूरा बुक कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और इस वीडियो सीरीज़ को पूरा का पूरा कंप्लीट करें। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71 बीपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर टीआरई 4 देने वाले हैं बीपीएससी का। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपको भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा महसूस कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होगा, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो देखना कौन कौन सा। तो पहला है 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, बिल्कुल सही है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, यह भी सही है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, यह भी सही है। फिर रूस जापान के युद्ध में जापान के विजय ने, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजबामबंद आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ए बी ऑप्शन हो जाएगा, बामबंद आंदोलन। आगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। आगे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, शहरी क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, शहरी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन पर देने पर बल दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। बाकी बिपिन चंद्र पाल थे, लोकमान्य तिलक थे और लाला लाजपत राय थे। तो ए ऑप्शन होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? तो डी ऑप्शन होगा, जे के गोखले नहीं थे। आगे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचिका तथा विरोध की नीति करने का आरोप लगाया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका तथा विरोध की रणनीति करने का आरोप लगाया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की रणनीति का दोष लगाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, विजय तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की रणनीति का दोष लगाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, विजय तिलक ने। आगे, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बीसी पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बीसी पाल ने। आगे, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, यह बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों से के प्रावधान आया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1906 में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अरविंद घोष। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो आंसर हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। आगे, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी से जुड़ा नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला है,
निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मौजिनी को। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मौजिनी को। आगे उन्होंने मौजिनी, गौरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। आगे कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। आगे निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। आगे निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकमान्य तिलक। आगे बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी शिरोल ने। किसने कहा था तिलक भारतीय राष्ट्रीय अशांति के जनक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वी शिरोल ने। अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो ए ऑप्शन रहेगा बीजी तिलक को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो ए ऑप्शन बीजी तिलक को। आगे बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की याचिका की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। आगे बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? तो इसका आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स के नीचे पढ़ सकते हैं। आगे है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो बी ऑप्शन रहेगा 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई किसके लिए? तो बी ऑप्शन रहेगा 6 वर्ष की। आगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। फिर से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा के निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। आगे भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो डी ऑप्शन होगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। फिर से भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इनका कारण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राग अलापने की नीति। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिक थे या बिल्कुल गलत है? उन्होंने धर्म की राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया या बिल्कुल सही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। आगे महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बीजी तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बीजी तिलक ने। आगे निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को ऐसा कार्यकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक का अर्थी उठाई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शौकत अली। अगला चैप्टर हमारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था? तो बी ऑप्शन रहेगा बी डी सावरकर ने। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने? तो बी ऑप्शन रहेगा बी डी सावरकर ने। आगे है अभिनव भारत में कौन संबंधित हैं? तो ए ऑप्शन रहेगा बी डी सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ए ऑप्शन रहेगा बी डी सावरकर। आगे निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो बी ऑप्शन रहेगा विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो बी ऑप्शन रहेगा विनायक दामोदर सावरकर।
आगे 1907 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। 1907 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। आगे बी डी सावरकर द्वारा स्थापित गठन गुप्त संगठन था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अभिनव भारत। बी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अभिनव भारत। आगे अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी डी सावरकर। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी डी सावरकर। आगे सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने किसने की थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बी डी सावरकर के बारे में सही है, तो इसमें देखना कौन कौन सा है। तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजीनी की जीवनी लिखी, यह भी सही है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, यह भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1925। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1925। आगे युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जतींद्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जतींद्र नाथ मुखर्जी ने। अगला, वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पी मित्र। वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पी मित्र ने। आगे, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। आगे, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। आगे, वीरेंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो ये ऑप्शन होगा अनुशीलन समिति। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति। वरेंद्र घोष किससे संबंधित थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति से। वरेंद्र घोष किससे संबंधित थे, तो ये ऑप्शन अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। वरेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति से। वरेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति से। आगे, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। आगे, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी बंगाल। आगे, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ए ऑप्शन होगा 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ए ऑप्शन होगा 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, तो सी ऑप्शन होगा मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो सी ऑप्शन होगा मुजफ्फरपुर। आगे, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे था, तो सी ऑप्शन होगा प्रफुल्ल चाकी से। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे था, तो सी ऑप्शन प्रफुल्ल चाकी से। आगे, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। आगे, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1924 में। आगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में। आगे, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव वर्मा। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल थे। फिर से निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव वर्मा। आगे, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु
दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, तो सी ऑप्शन रहेगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, तो ये ऑप्शन रहेगा बिस्मिल ने, या बिस्मिल की कविता थी। आगे है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ई ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पा सकते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल को। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। आगे काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1905 में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1905 में। आगे निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रशेखर आज़ाद। आगे काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई? तो ए ऑप्शन होगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। आगे निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो बी ऑप्शन होगा सूर्यसेन नहीं थे, बाकी रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहारी थे और अशफाक उल्लाह थे। फिर से निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन नहीं थे। आगे निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह नहीं थे, बाकी तीनों जुड़े हुए थे। आगे निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। आगे निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एम ए अंसारी। निम्नलिखित में से कौन 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एम ए अंसारी। आगे किसने कहा दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो यह डी ऑप्शन है वाजिद अली शाह का यह कहना था। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अगला भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो सी ऑप्शन होगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो सी ऑप्शन होगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। आगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो डी ऑप्शन होगा 1928 में। आगे निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो यह भगत सिंह थे और राजगुरु थे। तो 1 और 3 हो जाएगा, अच्छा डी हो जाएगा, 1 और 4 है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 1 और 4 डी ऑप्शन। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता में एक थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता में एक कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। आगे किसने सच्चिदानंद सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। फिर से किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रशेखर आज़ाद। आगे वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स के नीचे पढ़ सकते हैं। अगला क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुठभेड़ में गोली से। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुठभेड़ में गोलियों से। आगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह ने। आगे प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरदार भगत सिंह से। आगे सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या थी? तो बी ऑप्शन होगा 21 से थोड़ा ज़्यादा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो बी ऑप्शन होगा 21 से थोड़ा ज़्यादा। आगे सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो बी ऑप्शन होगा 23 मार्च 1931।
सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 23 मार्च 1931। आगे भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा फिरोजपुर में। आगे लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ए ऑप्शन होगा बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ए ऑप्शन होगा बटुकेश्वर दत्त। आगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो बी ऑप्शन होगा लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो बी ऑप्शन होगा लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ए ऑप्शन होगा राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो ए ऑप्शन होगा राजगुरु और सुखदेव। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो डी ऑप्शन होगा 3, 4, 5, मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। डी ऑप्शन 3, 4, 5। अगला, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशफाकुल्ला खां। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशफाकुल्ला खां। आगे नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें तथ्यानुसार सही क्रम में चयन कीजिए। तो सही क्रम देखना क्या है? तो 1, 4, 2, 3 है। आइए देख लेते हैं। पहले हो जाएगा लाहौर मुकदमा, फिर हो जाएगा कानपुर मुकदमा, फिर हो जाएगा काकोरी मुकदमा, फिर हो जाएगा मेरठ मुकदमा। 1, 4, 2, 3। अगला, निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 यह बिल्कुल सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 यह भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 यह भी सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद यह बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला यह बिल्कुल सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास यह भी सही है। और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से, आइए मिलान देखते हैं। तो इसका सी आंसर है 3, 4, 1, 2। यहाँ पे मिलान दिया हुआ है। हावड़ा षड्यंत्र केस जतिन्द्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीरचंद या अमीरचंद, और अलीपुर षड्यंत्र केस यह हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीली गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। आगे निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। अगला है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन द्वारा। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन द्वारा। आगे, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। आगे, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो सी ऑप्शन है खुदीराम बोस। आगे मिलान है, देखते हैं। तो अभिनव भारत समाज यह हो जाएगा बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष, गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल, और स्वराज पार्टी हो जाएगा C.R. दास। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ संगठन और संस्थापक। तो आइए देखते हैं। तो अभिनव भारत हो जाएगा बी.डी. सावरकर, मित्र मेला हो जाएगा बी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यह हो जाएगा S. सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यह हो जाएगा S.N. सान्याल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। अगला फिर से मिलान है, आइए देखते हैं मिलान एक एक करके। चटगांव शस्त्र हमला यह हो जाएगा सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा जतिन दास, और गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। अगला है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र में। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, वह था कौन? तो सी ऑप्शन होगा जतिन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, वह थे कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जतिन दास।
अगला प्रश्न मिलान करने के लिए फिर से दिया हुआ है, आइए मिलान देखते हैं। तो जतिन दास हो जाएगा भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह हो जाएंगे फांसी और कल्पना दत्त हो जाएगा आजीवन कारावास से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। अगला फिर से मिलान है, आइए देख लेते हैं। तो चटगांव आर्मरी रेड हो जाएगा कल्पना दत्त, अभिनव भारत हो जाएंगे विनायक दामोदर सावरकर अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष, और कूका आंदोलन हो जाएगा गुरु राम सिंह। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। आइए अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तियों के बीच के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में। आगे संघ और संस्थापक, आइए मिलान देखते हैं। तो रिवोल्ट ग्रुप हो जाएगा सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यह हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यह हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा यह हो जाएगा भगत सिंह। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 5 1 2 4, 5 1 2 4। अगला, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। फिर से निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी भगत सिंह थे, यशपाल थे और छबिल दास थे। आगे नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसे 1 और 2 हो जाएगा अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, बी ऑप्शन अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अगला है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डी ऑप्शन अरविंद घोष ने। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया, यह बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। आगे, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर। आगे, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोपीनाथ शाह। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोपीनाथ शाह। आगे, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीना दास। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीना दास। आगे, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन इसमें सत्य होगा, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन इसमें सत्य होगा, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। अगला चैप्टर, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लंदन में। आगे, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1905 में। आगे, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा।
अगला प्रश्न है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाला हरदयाल। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाला हरदयाल। आगे इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लाला हरदयाल ने। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो डी ऑप्शन लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1913 में। गदर पार्टी के नेता कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो बी ऑप्शन लाला हरदयाल। गदर आंदोलन की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोहन सिंह भाकना ने। गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोहन सिंह भाकना ने। आगे निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? तो केवल 3 हो जाएगा रास बिहारी बोस। केवल वही जुड़े हुए थे, रास बिहारी बोस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। आगे गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खुदीराम बोस नहीं थे, बाकी लाला हरदयाल थे, पंडित रामचंद्र थे और बरकतुल्ला थे। तो डी ऑप्शन खुदीराम बोस नहीं थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ? तो डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यूएसए में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। गदर क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। आगे गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ए ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को में। आगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी अमेरिका में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो सी ऑप्शन पश्चिमी अमेरिका में। गदर क्रांतिकारी छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। आगे निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र प्रताप। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति थे जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र प्रताप। आगे प्रथम महायुद्ध के दौरान वह कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिससे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान में। आगे जर्मनी के समर्थक से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आगे कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भीखाजी रुस्तम कामा। कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भीखाजी रुस्तम कामा। अगला, मैडम भीखाजी कामा के से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में स्वराज राष्ट्रीय ध्वज फहराया, या बिल्कुल गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, या बिल्कुल सही है। मैडम कामा ने माता पिता पारसी थे, या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय क्रांतिकारी के जननी किसे कहा गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। आगे निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीखाजी कामा ने। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीखाजी कामा ने। आगे मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड में। आगे निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का आरोप में फांसी की सज़ा मिली? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का आरोप में फांसी की सज़ा मिली? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। आगे सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जनरल डायर को। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ए ऑप्शन जनरल डायर को, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा माइकल ओडायर को।
आगे करजन वाइली की हत्या का आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मदनलाल ढींगरा। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मदनलाल ढींगरा। आगे मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर और MN रॉय से क्या बात सामान्य थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देश में काम कर रहे थे। अगला वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1906 में लंदन में आयोजित भारतीय सोशलिस्ट की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अगला है कामागाटा मारू, सी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। आगे कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक जलपोत के नाते। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक जलपोत के नाते। आगे निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाबा गुरप्रीत सिंह। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाबा गुरप्रीत सिंह। आगे कामागाटा मारू क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक जहाज। कामागाटा मारू क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक जहाज। आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ पहला नंबर गदर पार्टी की स्थापना, फिर तीसरा नंबर हुआ बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, फिर चौथा नंबर हुआ केंद्रीय असेंबली में बम कांड और फिर दूसरा नंबर हुआ चटगांव शस्त्रागार छापा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1342 1342। अगला प्रश्न है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रास बिहारी बोस। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रास बिहारी बोस। हमारा अगला चैप्टर है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7 अगस्त 1905। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का विभाजन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का विभाजन हुआ। आगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। आगे, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। आगे, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे, बंगाल का विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो ए ऑप्शन आएगा सर एंड्रयूस फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ए ऑप्शन आएगा सर एंड्रयूस फ्रेजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय पर किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्ण तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था एवं पूर्ण तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा RN टैगोर। आगे, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। आगे, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1905 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1905। आगे, बंगाल के विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए। बंगाल के विभाजन मुख्यतः किया गया था किसके लिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए।
आगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रमों प्रारंभ किए। तो कौन कौन सा था? तो बॉयकॉट था, स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। आगे, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किनके दौरान अपनाए गए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल विभाजन। आगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी। आगे कथन कारण दिया हुआ, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया, यह बिल्कुल सही है। और 1905 को इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही, तथा कथन 1 का सही व्याख्या है। अगला, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। आगे, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। आगे, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। भारत के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1911। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1911। आगे, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई। आगे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सैयद हैदर रजा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो डी ऑप्शन होगा सैयद हैदर रजा। आगे, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? अप्रभावित कौन कौन सा रहा? तो आइए देख लेते हैं। तो 2 और 3 रहा सी ऑप्शन। तो कृषक रहा और मुसलमान, ये दोनों अप्रभावित रहा, बाकी महिला और बुद्धिजीवी से प्रभावित हुआ। आगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ए ऑप्शन होगा स्वदेशी आंदोलन। अगला, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, यह गलत है। बाकी 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, यह बिल्कुल सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसका प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, यह भी सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना के उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान करना था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, यह बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यह भी बिल्कुल सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इनसे वे शामिल हुए, यह भी बिल्कुल सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखना इसमें कौन सा सही है। तो इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, यह बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन का एक
अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। आगे, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ये ऑप्शन होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला हमारा चैप्टर है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 20 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन में मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में से जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो यह हो जाएंगे सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यह विवरण दिया हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1905। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? तो सी ऑप्शन होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किनके द्वारा फहराया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। आगे, कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। आगे, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। फिर से, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। आगे, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। आगे, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, या बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, या बिल्कुल सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, या बिल्कुल सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, या बिल्कुल गलत है। तो वह अनुदारवादी नहीं था, वह लिबरल पार्टी था, उदारवादी था। आगे, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो वह पहले भारतीय थे जो इंपीरियल कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, या बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, यह भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, यह भी बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यह बिल्कुल गलत है, 3 बार किए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, लिबरल पार्टी से। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सूरत। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सूरत। आगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हुए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सूरत में।
किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। आगे भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1906। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूरत अधिवेशन। आगे 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आर बी घोष। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आर बी घोष। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 के विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करके अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? तो ए ऑप्शन बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था, बाकी बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था और स्वदेशी था। तो ए ऑप्शन बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था। आगे 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मिलान कथन कारण वाला, देखते हैं। तो 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, यह बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1907 में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1907 में। आगे सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तिलक ने। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तिलक ने। आगे वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। फिर से वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला चैप्टर है मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो सी ऑप्शन होगा नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन नवाब सलीमुल्लाह। आगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन होगा ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन ढाका में। आगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो डी ऑप्शन 1906 में। आगे मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बी ऑप्शन कराची में। आगे मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे कथन कारण आइए देखते हैं। तो लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, यह बिल्कुल सही है। और वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हकीम आजम खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता में से थे, यह बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया, यह बिल्कुल सही है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने पर प्रबल विरोध किया, यह बिल्कुल गलत है। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत का अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे, यह बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। आगे सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक आंदोलन शाखा की स्थापना हुई। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमीर अली की अध्यक्षता में। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक आंदोलन
एक लंदन शाखा की स्थापना हुई तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमीर अली की अध्यक्षता में। आगे मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा हुआ है, या किसने कहा था? तो यह सी ऑप्शन इसका होगा, डब्ल्यू हंटर ने कहा था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा हुआ है, या किसने कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर ने। अगला चैप्टर है मार्ले मिंटो सुधार। आइए इसके प्रश्नों को भी एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1909 में। आगे 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की विशेष व्याख्या की गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट ने किस बात की व्याख्या की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। आगे राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिन घटना में मतभेद के बीच थे वे जिनसे अंततः देश का विभाजन कराया था कौन सी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। फिर से राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिन घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन किया वह थी कौन सी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों के आरक्षण। आगे राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। अगला हमारा चैप्टर है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। आइए इसके प्रश्नों को भी एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता। आगे वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो डी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। आगे दिल्ली भारत की राजधानी हुई तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1911। दिल्ली भारत की राजधानी हुई तो बी ऑप्शन 1911 में। अगला है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1912 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो डी ऑप्शन 1912 में। आगे किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1911। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो डी ऑप्शन 1911। आगे दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग पर। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग पर। आगे क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण बोहरा नहीं थे, बाकी मास्टर अमीर चंद थे, भाई बालमुकुंद थे और अवध बिहारी थे। तो बी ऑप्शन भगवती चंद्र बोहरा नहीं थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति। आगे ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1912। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1912 में। आगे वह कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1912। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1912। अगला हमारा चैप्टर है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, इसे उन लोगों तक पहुँचाएं जो इस बार का तरह बीपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर TRE4 देने वाले टीचर वाला बीपीएससी जो कंडक्ट कराती है, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। और लास्ट में आपसे फिर से यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।